पिछले लेक्चर में भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन पढ़ा और उसके फर्स्ट टॉपिक आधुनिक युग से पहले और 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक पढ़ा। आज हम महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये दो खेमों के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा तो यूरोप में गया था लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा था। जो ये दो खेमे थे वो पहले खेमे में थे जो मित्र राष्ट्र, पहले खेमे में थे मित्र राष्ट्र और दूसरे खेमे में थे ध्रुवी। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे इनमें थे शामिल देश थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जबकि जो दूसरे खेमे में थे जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की। जो ये विश्व युद्ध चल रहा था दो खेमों के बीच में चल रहा था, एक मित्र राष्ट्र के बीच में और दूसरा ध्रुवी राष्ट्र के बीच में। जब 1914 में ये युद्ध शुरू हुआ था बच्चों तो ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध सबसे बड़ा युद्ध बना क्योंकि 4 वर्षों तक चला। ये युद्ध एक औद्योगिक युद्ध भी था इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और जो रासायनिक हथियार थे इनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया था। यहाँ तक कि यहाँ पर इस युद्ध में दूसरे देशों से भी सिपाहियों की भर्ती की गई थी और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों के माध्यम से युद्ध के स्थान पर ले जाया जा रहा था। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए जो उद्योग थे उनका पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे समाजों का रूप ही बदल दिया गया। क्या रूप बदला? जो मर्द थे वो मोर्चों पर जाने लगे थे, यानी युद्ध के स्थान पर मोर्चे पर जाने लगे थे और उनका कार्य जो था उनके कामों को संभालने के लिए महिलाएं आगे आने लगी थी, यानी महिलाओं को बाहर जाना पड़ा था। युद्ध के कारण दुनिया के कुछ शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच में भी मनमुटाव पैदा हो गए थे। वे एक दूसरे को शक्ति नज़र से देख रहे थे और एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतारू थे। इस युद्ध में ब्रिटेन ने अमेरिका से भी कर्ज लिया था। अमेरिका बैंक और अमेरिका जनता से बहुत कर्ज लिया। यही कारण था कि जो अमेरिका कभी एक कर्जदार देश था वो एक कर्जदाता देश बन गया था। कहने का आशय ये था कि युद्ध के बाद जो दूसरे देशों में अमेरिका नागरिकों की संपत्ति थी, दूसरे देशों की अपेक्षा उनकी संपत्ति बढ़ गई थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, युद्धोत्तर सुधार। कि युद्ध के बाद क्या सुधार किए गए थे? युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए जो रास्ता तय किया जाना था वो रास्ता बहुत मुश्किल था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन युद्ध के बाद सबसे बड़ा जो संकट था उसे ही झेलना पड़ा था। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उस समय भारत और जापान में उद्योग धंधे विकसित होने लगे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व स्थिति प्राप्त कर पहले वाली स्थिति ब्रिटेन के लिए पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था और युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए
कारण जो आर्थिक उत्साह है, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है उसका माहौल पैदा हो गया था। आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी क्योंकि मांग थी वो जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है उत्पादन, वो इससे रिलेटेड है। मांग तो क्या गई कि उत्पादन तो ज़्यादा हो गया था, लेकिन मांग घटने लगी थी, बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। और दूसरी तरफ जो सरकार थी उसने भारी भरकम जो युद्ध में व्यय हुआ था उसकी कटौती करना भी शुरू कर दिया और उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इन सारे प्रयासों के कारण बच्चों जो रोजगार थे वो बिल्कुल ठप हो गए। युद्ध से पहले हम आपको एक उदाहरण भी समझाएंगे गेहूं से रिलेटेड है ये, कि जो बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी वो भी इस समय संकट में आ गई थी। उदाहरण के लिए गेहूं की बात लेते हैं कि जो युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप था, वो विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एकमात्र केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं की पैदावार को बढ़ा दिया गया और युद्ध में उसे उपलब्ध कराया गया कि यानी जो गेहूं था वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पैदा करके युद्ध वाले स्थान पर भेज रहे थे। लेकिन क्या हुआ, युद्ध के बाद की स्थिति क्या हुई, जब युद्ध खत्म हुआ तो पूर्वी यूरोप की पैदावार फिर से सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए थे, यानी कि गेहूं अधिक मात्रा में पैदा हो गया था। अनाज की कीमतें गिर गई और ग्रामीण आय कम हो गई, जिससे लोग संकट में आ गए थे। ये तो बच्चों उत्पादन और उपभोग युद्ध के दौरान बढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे उत्पादन और उपभोग की मांगों का घटना। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में बच्चों जो सुधार की स्थिति है वो बड़ी तेज रही। हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध में अर्थव्यवस्था के बिगड़ने के दौरान सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को ही पहुंचा था, क्योंकि उसने देखो औजार भी बनाए और कृषि संबंधी सारी जो ज़रूरतें थी वो युद्ध वाले देशों को उपलब्ध कराई थी। ठीक है, कुछ समय के लिए तो जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था थी उसको भी काफ़ी झटका लगा था, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में ही अमेरिका की जो ये अर्थव्यवस्था है तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी थी। 1920 के दशक में अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उत्पाद का चलन, कि बृहत उत्पादन की ओर बढ़ना। क्यों, 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो गया था ये 20वीं सदी में तो बढ़ गया था। हाँ, जो 19वीं सदी थी उसमें ही आखिरी सालों में इसकी शुरुआत हो गई थी और 1920 के दशक में तो यह अमेरिका उत्पादन की विशेषता ही बन गई थी। एक कार निर्माता है वो फोर्ड मोटर्स, क्या फोर्ड मोटर्स एक कार का नाम है, इसके निर्माता हैं हेनरी फोर्ड। बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे कि उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर पर उत्पादन किया था। उन्होंने शिकागो के एक बूचर खाने में असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कारखाने में असेंबली लाइन स्थापित की थी। बच्चों ये असेंबली लाइन क्या होती है? असेंबली लाइन बच्चों एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अगर एक मजदूर को एक काम सौंपा जाता है तो सारा दिन ही उसी काम को करना पड़ता है। आ रहा है ना समझ में? उदाहरण के लिए एक को कह दिया कि आपको इस कार में टायर लगाने हैं तो वो सारा दिन टायर लगाने का काम करेगा। अगर किसी कर्मचारी को बोल दिया कि वो हैंडल लगाएगा तो वो हैंडल लगाने का कार्य ही करेगा। इससे क्या हुआ, शुरुआत में तो जो फोर्ड फैक्ट्री के जो मजदूर थे असेंबली लाइन में काम कर रहे थे, शुरुआत में उन्हें सही लगा, लेकिन बाद में उन्हें थकान
काम को छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में वेतन को दुगना कर दिया और यानी कि $5 प्रतिदिन कर दिया था। उन्होंने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। ट्रेड यूनियन समझते हैं ना, जिसमें जो कर्मचारी हो या कोई भी एक तरह का संगठन तैयार कर लेते हैं। अब जब उसने सैलरी बढ़ाई, तनख्वाह को दुगना कर दिया, तो जो कर्मचारी काम छोड़कर चले गए थे वो भी वापस आने लगे। अब फोर्ड द्वारा जो अपनाई गई उत्पादन पद्धतियाँ हैं, इसको जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा था। अब आता है बच्चों महामंदी। ये महामंदी क्या है? महामंदी जो आर्थिक महामंदी है बच्चों 1929 से 32 के बीच में थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा था। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन में, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। इस महामंदी का असर सब देशों में एक जैसा नहीं था। इस महामंदी का समय और असर सब देशों में एक सा नहीं था, लेकिन आमतौर पर माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतिहर उत्पादन की कीमत ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक बनी रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 1920 के लगभग जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ था, तो मांग में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। युद्ध से पहले वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी और उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ रहे थे। लेकिन युद्ध के समाप्त होने पर क्या हुआ? युद्ध के समाप्त होने पर जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप के देश थे, उन्होंने फिर से अनाज उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले वो युद्ध में लगे हुए थे। ठीक है, इससे क्या होना था? आर्थिक स्थिति तो खराब होनी थी, महामंदी तो आनी ही थी। इस महामंदी के कई कारण थे, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि युद्धोत्तर विश्व में अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों की स्थिति के कारण स्थिति और भी खराब हो गई थी। किसानों की आय घटने लगी थी। आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों ने सोचा क्यों ना उत्पादन बढ़ा दिया जाए, ताकि कम कीमत पर ही सही ज़्यादा माल तैयार करके वो अपनी आय के स्तर को बनाए रखें। और दूसरा कारण यह था कि 1920 के दशक के मध्य बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था और अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटा पाना बहुत आसान था, लेकिन जब संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 से पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका ने जो कर्ज दिया था वो $1 अरब था। साल भर के भीतर यह घटकर केवल 1/4 हो गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया था। ठीक है, भले ही सब देशों में इसका प्रभाव एक सा ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिका पूंजी के लौट जाने से दुनिया के बहुत से देशों पर असर पड़ा था। यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए थे और जो देश की मुद्रा है, कई देशों की मुद्रा भी घट गई थी। जो ये मुद्रा होती है ना, करेंसी, मुद्रा घट गई थी, बैंक बंद हो गए थे। ठीक है, और इस झटके से जो ब्रिटिश पाउंड है वो भी नहीं बच पाया था। और औद्योगिक देशों में सबसे जो भारी महामंदी थी वो अमेरिका को ही झेलनी पड़ी थी। कीमतों में कमी आने और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना भी बंद कर दिया था और जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली भी तेज कर दी गई थी। जो किसान थे वो उपज नहीं बेच पा रहे थे, उनके परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार भी ठप हो गए थे और आमदनी में गिरावट आने के कारण जो अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हुए, जिनके चलते उन्हें अपने मकान, कार, अपने सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ना पड़ा यानी बेचना पड़ा। बेरोजगारी बढ़ गई थी, लोग काम की तलाश में इधर से उधर जाने लगे
और अमेरिका आखिरकार जो अमेरिकी बैंक व्यवस्था थी वो बिल्कुल ठप हो गई थी। 1933 तक जो अमेरिका के 4000 बैंक थे जो बंद हो चुके थे और 1929 से 1932 के बीच में तकरीबन 1,10,000 कंपनियां उसकी चौपट हो चुकी थी। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत और महामंदी के बारे में। देखिए ये तो है कि महामंदी जब पड़ी है तो सब पर समान पड़ेगी। 20वीं सदी की शुरुआत में जो अर्थव्यवस्था थी वो एकीकृत हो चुकी थी, वैश्वीकरण हो चुका था ना। दुनिया के एक हिस्से में अगर कोई संकट पैदा होता तो वो बाकी हिस्सों तक पहुंच ही जाता था और उससे दुनिया भर के लोगों की जो जिंदगी है, अर्थव्यवस्था है और समाज भी प्रभावित हो चुके थे। मंदी के दौरान औपनिवेशिक भारत में कृषि की वस्तुओं का आयात और निर्यात आधा हो गया था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को भी फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश का निर्यात लगभग आधा रह गया था, आयात और निर्यात। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरने लगी तो यहाँ की कीमतें भी नीचे आ गई थी, ठीक है। और शहरी निवासियों के मुकाबले जो किसान थे और काश्तकार थे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। इनके नुकसान का क्या कारण था? देखो, इनको ज़बरदस्ती एक तो युद्ध में धकेल दिया गया था। युद्ध में जाने के बाद किसानों की फसलें नष्ट होने लगी थी, लेकिन जब वो युद्ध से वापस आए तो उन्हें कृषि उनकी हुई नहीं, उनकी जो फसलें थी नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी औपनिवेशिक सरकार उनसे कर वसूल रही थी और उन्होंने इस लगान में मतलब कर देने में, छूट देने से भी मना कर दिया था। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा किया करते थे। और यही कारण था कि बच्चों जिससे गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। जब वो लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को देखा, उनकी फसलें खराब होने पर भी औपनिवेशिक सरकार उन्हें किसानों को छूट नहीं दे रही है या फिर उनसे लगान वसूली में भी कमी नहीं कर रही है, तो यही जो कारण थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बने थे। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया।